ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, अब अपन करते हैं डिफरेंस बिटवीन सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। ठीक है, ये थोड़ा सा टिपिकल है। जब इसके क्वेश्चंस करोगे ना तब आपको लगेगा थोड़ा सा समझ में नहीं, पर कोई बात नहीं, एक दो बार देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। सेल, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड मटेरियल्स, ऐसा भी होता है, ये थोड़ा अपने को ध्यान पड़ेगा। पहला पढ़ भाई। Meaning a sale is one in which the property ownership in the goods is transferred from the seller to the buyer. हम्म। And in case of contract for work and labor, it is a contract for performing a certain work and not specifically for the transfer of property in goods. फॉर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन यूज। देखो एक होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं अपन कि कैसे बताऊं मैं इसको। सर कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर, समझो आरुष मुंदड़ा है, खूब मेहनत करी और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन ही गया, बस गिरते पड़ते उछलते कूदते। क्या क्यों सर गिरते पड़ते क्यों, मैं तो आई विल पास विद फ्लाइंग कलर्स, आई बेट यू। ठीक है, तो सर अब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया तो पहली सैलरी हाथ में आई या पहली कमाई हाथ में आई तो इसके मन में इच्छा हुई कि मैं तो अपनी मदर के लिए सोने के बैंगल्स बनवाऊंगा, सोने के कंगन बनवाऊंगा। आरुष मुद्रा मम्मी पीछे तो नहीं बैठी है कहीं? नहीं नहीं। हाँ, बैठ जाती तो कंपल्शन हो जाता अभी फिर। ठीक है नेक्स्ट। अब पर है ना, आरुष मुंद्रा थोड़ा सा समझदार था, उसने कहा कि सोना तो मेरे पास पहले से पड़ा है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जाऊंगा गोल्ड स्मिथ के पास में, उसको मेरा ही सोना दे दूंगा और उसको बोलूंगा इसको गला के इसी से नए बैंगल्स बना दे। ठीक है, तो सर ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल हुआ। हाँ हाँ, इसमें कोई ओनरशिप थोड़ी ना इधर उधर हो रही है। ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। बात समझ रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर, हमने उससे उसकी केवल लेबर ही तो खरीदी है रे। ठीक है, यहाँ पर कोई ओनरशिप चीजों की चेंज नहीं हो रही। तो सर सेल और कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? यस सर। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर वर्क एंड मटेरियल्स भी होते हैं, उनमें कैसे करना है वो मैं आपको जब क्वेश्चन बैंक वगैरह आएगा तब भी बताऊंगा। आइए, तो मीनिंग सर सेल में तो ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, जबकि इधर हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर में क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट फॉर परफॉर्मिंग अ सर्टेन वर्क एंड नॉट स्पेसिफिकली फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स। हमने तो बस कुछ काम करने के लिए आपसे, लेबर करने के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया है। सेकेंड, Act involved. It involves delivery of goods by seller to the buyer in case of sale. And in case of contract for work and labor, it involves exercise of skill and labor in doing or rendering of some work by one person to another for consideration in money or other form. ठीक है, इधर तो सर डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय सेलर टू बायर और ओनरशिप ट्रांसफर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इधर क्या है? एक्सरसाइज ऑफ स्किल एंड लेबर इन डूइंग और रेंडरिंग ऑफ सम वर्क बाय वन पर्सन टू अनदर। स्किल या आपकी लेबर, जब वो आपकी कोई स्किल या आपकी लेबर, जब आप गोल्ड के बैंगल्स बनाएंगे तो आपकी लेबर और स्किल हमारे, हम उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं फॉर कंसिडरेशन इन मनी और अदर फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ सेल, E owes 100 bag of rice and sells it to J for rupees 3000 by giving possession of the rice bag। ये तो सेल का एग्जाम्पल है। A goldsmith is provided, वही मैंने जो एग्जाम्पल दिया, goldsmith is provided with raw gold for preparing ornaments of a specific design pattern and he gives it back। तो मतलब सोना मैं दे रहा हूँ आपको, तो किस चीज का है? सोना मैं दिया तो केवल आपकी लेबर खरीदी है। जो मैं आपसे पूरा गोल्ड समेत गोल्ड बैंगल्स खरीद रहा होता जिसपे आपने लेबर भी थी, पर मैं मेनली आपसे क्या खरीद रहा हूँ? गोल्ड खरीद रहा हूँ या नहीं खरीद रहा हूँ? यदि अक्षित कासट जो है, अक्षित कासट नहीं सॉरी, आरुष मुंदड़ा जो है, उसके पास में गोल्ड नहीं था और वो सीधा गोल्ड स्मिथ के पास में ये बोलते हुए पहुंचा मुझे इस वजन की सोने की दो चूड़ियां चाहिए, वहां पर गोल्ड भी खरीद रहा है। अब सर नो डाउट इधर गोल्ड के साथ में गोल्डस्मिथ ने अपनी लेबर भी तो एक्सरसाइज की है, पर ये प्राइमरीली किस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट है? ये पर प्राइमरीली, एक्सरसाइज में कुछ काम कराने के लिए। सॉरी। अरे क्या हो गया? गोल्ड की बातें सुनते ही सब हिल गए। आ जाओ सर।
तो सर ये प्राइमरीली किस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट है? सर सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, मेनली सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, ध्यान से समझना। गोल्ड खरीदते हो फिर तुम कहोगे सर लेबर भी तो एक्सरसाइज की है, अरे भाई मेनली सेल। चलो दो तीन और एग्जांपल, एक दो और एग्जांपल करते हैं कि सर क्या तुम लोग है ना म्यूजिक सब जने सुनते होगे? यस सर, म्यूजिक सुनते हैं। तो सर आजकल एक वो रैपर बड़ा फेमस है ना, क्या नाम है उसका, बादशाह। बादशाह जी बड़े रैप करते हैं और आजकल तो बादशाह ने अपने काफी सारे वीडियोस में एक मोटा फर का कोट पहना हुआ होता है या नहीं होता है? ठीक है, यस सर, मोटे फर के जो मतलब अ, जैसे अपन पहन ले तो अपन तो गर्मी में ही मर जाएं। तो सर अब वो एक टेलर के पास में गया और उसको बोला कि मुझे एक फर का कोट आपसे सिलवाना है। बादशाह ने बोला मुझे फर का कोट सिलवाना है, मटेरियल वटीरियल सब आपको ही लेना होगा, ठीक है सर। तो यहाँ पर या वो टेलर बोल लो या उसको वो फैशन डिजाइनर बोल लो, टेलर के पास थोड़ी ना जाएंगे, वो तो फैशन डिजाइनर के पास में जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नो डाउट उसके लिए फर के कोट के लिए उसने बादशाह का नाप लिया, सब अपनी लेबर भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, टेलरिंग भी कर रहे हैं, पर सर मेनली ये कॉन्ट्रैक्ट किस चीज के लिए है? सर इट इज फॉर सेलिंग ऑफ दैट फर कोट, इट इज फॉर सेलिंग ऑफ दैट फर कोट। बात समझ में आई? तो सर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहलाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड मटेरियल नहीं कहलाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल कहलाएगा, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, मान लो हमारा दर्श जैन है, दर्श जैन की कार जो है वो खराब हो गई, तो ये गैराज ओनर के पास में ले गया रिपेयरिंग के लिए, ठीक है सर। तो सर इधर अब नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझने की कोशिश करो कि सर यहां पर मेनली कार को रिपेयर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क है। उस दौरान छोटे छोटे कुछ एक दो कल पुर्जे होते हैं ना, जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, वो और लगाने की जरूरत पड़ गई, तो क्या इतने से ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल हो जाएगा? नहीं सर, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड मटीरियल्स। इसको ऐसे बोलो, प्राइमरीली इसमें क्या भारी है? वर्क है, मटेरियल्स तो ठीक है थोड़ा बहुत साइड में आ गया, एक दो लगाने पड़ रहे हैं। जो फर कोट है उसमें क्या है, फर कोट बेचने के लिए बात हो रही है, उसको तुम्हारे लिए एडजस्ट करने के लिए वो उसने थोड़ा बहुत जो भी है तुम्हारे टेलरिंग की है, वो इट इज मेनली अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेलिंग ऑफ फर कोट। इट इज मेन कार वाला इज एग्जाम्पल, मेनली अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर, या वर्क एंड ज्यादा से ज्यादा क्या बोल दो, वर्क एंड मटीरियल्स थोड़ा बहुत बोल दो, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स, डेंटिस्ट का भी अभी है, थोड़े टाइम में अपन एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, आइए इलस्ट्रेशन देखो। ये सेल ऑफ फर कोट ऑफ स्पेशल डिजाइन एंड कलर एज पर कस्टमर डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, नॉटविथस्टैंडिंग द डिग्री ऑफ स्किल्ड वर्क एंड लेबर इन्वॉल्व इन इट्स प्रोडक्शन। सर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। इसी तरीके से a dentist agreeing to supply a full set of artificial teeth with materials entirely found by him is a contract of sale of goods। सर मान लो हमारे जिया बोरा जो है उसको चॉकलेट्स बहुत पसंद है, तो दिन भर चॉकलेट ही मुंह में चलती रही तो क्या होगा? दांत खराब होंगे, दांत खराब होंगे। बोरा साहब कहाँ पर हो, आज घर पे नहीं हो क्या? नहीं हूँ सर, मैं होटल में बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ। कैसे दिन दिखा दिए हैं आपने कि हमें बाहर से भी पढ़ाई करनी पड़ रही है। आ जाओ। तो सर दांत खराब हुए, दांत खराब हुए, सो डेंटिस्ट एग्रीइंग टू सप्लाई अ फुल सेट ऑफ, सर तो इसने डेंटिस्ट ने बोला मैं तेरे लिए एक पूरा नया सेट दांतों का बना के दूंगा। अब उसको इसके दांत मतलब ये जॉ लाइन में फिट हो गए, इसलिए कभी वो घिस रहा है, कभी अपना लेबर लगा रहा है, ठीक है वो कर रहा है, बट प्राइमरीली नेचर क्या है सर? वो चीज बेचने के लिए वो सब कर रहा है, ठीक है। तो इधर a dentist agreeing to supply a full set of artificial teeth with material entirely found by him is a contract of sale of goods, ठीक है। थोड़ा बहुत लेबर अप्लाई करी, कोई बात नहीं, किस लिए करी? ताकि वो माल बिके, इसलिए तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर, जो मैंने गैरेज में कार ले जाने का एग्जांपल दिया था, वर्क एंड लेबर या वर्क एंड मटेरियल्स, किस नेचर का है उस हिसाब से नाम देना, या तो वर्क एंड लेबर या वर्क एंड मटेरियल। रिपेयर ऑफ अ कार एंड सप्लाई ऑफ स्पेयर पार्ट्स रिक्वायर्ड फॉर सच रिपेयर्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड मटेरियल। सर मेनली इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयर ऑफ कार, प्लस उस दौरान छोटे मोटे एक दो स्पेयर पार्ट्स हमको देने पड़ गए साथ में,
तो हमने कोई स्पेयर पार्ट्स बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी बनाया था, हम तो मेनली रिपेयर, उस वो एस्पेक्ट ज्यादा भारी है। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर, वर्क एंड मटेरियल, सॉरी थोड़ा बहुत मटेरियल्स। और जो गोल्ड स्मिथ वाला था वो टोटली अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर था, ठीक है। ड्रॉइंग अ पोर्ट्रेट एंड हैंडिंग इट ओवर टू द पर्सन हु हैड रिक्वेस्टेड इट अमाउंट्स टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर, even though they would pass to customer materials in the form of canvas and paint। सर आप एक बहुत फेमस पेंटर हैं, ठीक है, आपसे किसी ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, मेरी एक पोर्ट्रेट आपको इस तरीके से बना के देनी है, तो मेनली इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेलिंग ऑफ दैट पेंटिंग और पोर्ट्रेट विच इज मेड बाय हिम, ठीक है, नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेलिंग ऑफ कैनवास एंड पेंट्स यार। तो कॉन्ट्रैक्ट वो आप उससे उसकी वो आर्ट खरीद रहे हो उसका, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर, ठीक है। चलिए, हो गया, यस सर। एग्जाम में अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कभी कभार हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। मुंद्रा जी बोलिए क्या हो गया। सर मैं पूछा था, समझो नॉर्मल पेंटिंग ऐसे लगी हुई कोई आर्ट गैलरी में और मैं वो खरीद रहा हूँ, तो वो सेल होगा क्या? डिपेंड्स कर रहा है तू किस कारण से खरीद रहा है तू। नहीं, मतलब ऐसी नॉर्मल किसी ने बनाई थी, उनको अच्छी लगी तो मैं बोला हूँ खरीद लेता हूँ। हाँ हो सकता है, बस अच्छी लगी तो तू गुड्स खरीद रहा है। लेकिन तूने हाँ, यदि ओके। ये तूने किसी पेंटर को बोला मेरे लिए एक पेंटिंग बनाओगे क्या, पोर्ट्रेट मेरी बनाओगे क्या, मैं स्टाइल में ऐसे खड़ा होता हूँ, मेरे लिए एक पोर्ट्रेट बना दो, यू आर देयर परचेजिंग हिज वर्क एंड लेबर, नॉट दोज मटेरियल्स और गुड्स। दोनों सेम ही एग्जाम्पल में दोनों का आंसर अलग अलग हो गया थे, है ना। आप ओके, किस समझा। तरीके से पूछ रहे हो ये समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड एग्जाम में। हालांकि अब जो लेवल एग्जाम का हो चुका है ना, तुम में से सितंबर अटेम्प्ट वालों में से कितने लोगों ने मई 26 का पेपर उठा के पढ़ लिया है, देखा उसके आंसर्स, देखे, लेवल देखा, समझ में आया, लेवल देखा। दो जनों ने ही किया रे, बाकी कहाँ है, तीन जने। जिया जैन आई नहीं आज क्लास में, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं बेटा, एक्सपेक्ट करना पेपर का लेवल अच्छा खासा भारी भारी होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट, सर फिर भी एक टुच्चू सा क्वेश्चन आया हुआ है क्या, हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किस तरीके से बनता है। अरे क्या यार, ये भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है कि सर जब एक पार्टी दूसरे को ऑफर देती है, दूसरी उसे एक्सेप्ट करती है, फिर इस तरीके से पूरा बनता है, ठीक है। तो क्या ये कोई अपवाद है क्या, ये कोई एक्सेप्शन है क्या, नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट। तो सर प्रोसेस चालू कहाँ से होगी, कि सर प्रोसेस यहाँ से भी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से ही चालू होगी। पढ़ भाई आरुष मुंद्रा, फर्स्ट स्टेप। Offer and acceptance, Section 5, Clause 1. A contract of sale is made by an offer to buy or sell goods for a price and the acceptance of such offer. या तो बेचने वाले ने बेचने का ऑफर दिया, या खरीदने वाले ने खरीदने का ऑफर दिया, तो और सामने वाले ने उसे एक्सेप्ट किया, तो प्रोसेस यहाँ से चालू होती है। सेकंड स्टेप इन द प्रोसेस हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, पेमेंट एंड डिलीवरी। पढ़ भाई। The contract may provide for first the immediate delivery of the goods, but the price is to be paid at some future date, or the immediate payment of the price, but the delivery to be made at some future date, or the immediate payment of price and delivery of the goods, or the delivery or payment by installments, or the postponement of delivery or payment, or both. अब ये आ गए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैथमेटिक्स में पढ़ते हो ना सर, ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो सर क्या दो तीन चीजों का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, कि सर एक तो है डिलीवरी, एक है पेमेंट ऑफ प्राइस। तो समझो सर, सेलर और बायर कैसा एग्रीमेंट बना रहे हैं, कि मैं डिलीवरी आज दे दूंगा, पेमेंट ऑफ प्राइस भविष्य में कर देना, पहला। या फिर क्या सेकंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकता है, कि सर मैं पेमेंट आज कर देता हूं, डिलीवरी आपको भविष्य में मिलेगी, यस सर। या फिर तीसरा, पेमेंट भी आज होगा, डिलीवरी भी आज होगी। चौथा, पेमेंट भी भविष्य में होगा, डिलीवरी भी भविष्य में होगी, ठीक है। पांचवा, पांचवा कॉम्बिनेशन, द डिलीवरी और पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट्स। ऐसा भी हो सकता है कि सर कैसे,
सेलर ने बायर को 1000 पेयर ऑफ शूज बना के देने का वादा किया, लेकिन बोला कि सर क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो मैं हर वीक आपको 5 हफ्तों तक 200 की इंस्टॉलमेंट में पेयर्स 200 शूज सप्लाई करूंगा। ऐसा भी हो सकता है सर, हाँ, डिलीवरी भी इंस्टॉलमेंट्स में हो सकती है, और जहां तक प्राइस के पेमेंट की बात है वो भी इंस्टॉलमेंट्स में हो सकता है कि जैसे ही आप 200 देंगे 200 का पैसा मैं आपको दे दूंगा, फिर अगला 200 देंगे फिर उस 200 का पैसा मैं आपको दे दूंगा। तो सर ये सारे परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस किस किस के रिगार्डिंग बनते हैं? रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ प्राइस एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स के हिसाब से ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बन के कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो आगे पेमेंट एंड डिलीवरी से रिलेटेड ये परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस का स्टेप बनता है। थर्ड पॉइंट, फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कि सर जब जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अपन ने पढ़ा था कि सर कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट तो राइटिंग में और ओरल में भी बन सकता है, और इम्प्लाइड थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज भी बन सकता है। तो वैसा ही सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी तो हो सकता है कि सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस यूजिंग वर्ड्स बन सकते हैं ओरल और इन राइटिंग, और इम्प्लाइड थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज बन जाएंगे। ठीक है, तो सर ये तीसरा, तो दिस इज हाउ, दीज आर द 3 स्टेप्स यू नीड टू मेंशन हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। आएगा तो भी कम नंबर के लिए आएगा, पर आने की संभावना इसलिए बनती है क्योंकि पहले भी एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। ठीक है, अब बच्चे पूछते हैं मेरे से सर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट दे दो। मैं, देखो, गैस वर्क करना और सही में जो पिछले बार का पेपर आ गया उसके बाद में गैस वर्क करना बड़ा खतरनाक काम हो जाएगा, क्योंकि बच्चा कहेगा चलो मैं ये ज्यादा करके जाता हूँ, जबकि सब कुछ होपचे से छोटी चीज भी इंपॉर्टेंट बनती जा रही है। तो इम्पोर्टेंट के चक्करों में मत पड़ना भाई। ठीक है, अपने को डिटेल स्टडी करोगे, बार बार रिवीजन करोगे, तो कोई इंपॉर्टेंट की जरूरत न लगेगी। नेक्स्ट, अब आ रहा है नेक्स्ट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन। सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 पे अलग से क्वेश्चन आ जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 पे। टॉपिक क्या है? इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन और पेरिशिंग ऑफ गुड्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन और पेरिशिंग ऑफ गुड्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सर एक्चुअल में ये टॉपिक आप समझ जाओगे तो आपको लगेगा सर अलग तो कुछ है नहीं, हमने पढ़ा ये सेम चीज पढ़ी हुई तो है ही है। वॉइड एग्रीमेंट होता है या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, किस हिसाब से ये वो चीज है कि सर आपने सेलर और बायर ने कोई चीज मिला के, सेलर और बायर ने किसी चीज का एग्रीमेंट बनाया खरीदने और बेचने का। सर यदि एग्रीमेंट बनाने से पहले ही वो चीज यदि खराब हो चुकी है और आप लोगों को पता नहीं था, तो वो एग्रीमेंट शुरुआत से वॉइड होगा या नहीं होगा? यदि आप लोगों को पता ही नहीं था कि शिप जिस पे आने की बात कर रहे हैं वो शिप तो ऑलरेडी डूबा हुआ पड़ा है, तो आप शुरुआत से गलत एग्रीमेंट वॉइड बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं? यस सर। सेकेंड, ये इसमें से एक है सेक्शन 7। और दूसरा सेक्शन क्या बोलता है कि सर सेलर और बायर ने एग्रीमेंट टू सेल बना लिया, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर, लेकिन वो एग्रीमेंट टू सेल सेल में कन्वर्ट होता, यानी कि सही में प्रॉपर्टी गुड्स में ट्रांसफर होती, उससे पहले यहां बीच में वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो सर अब क्या होगा? सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। इतना आता है ना? सर हमने क्या पढ़ा है, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट बना रहे हैं तो वॉइड एग्रीमेंट। सर बनाया तब तो सही एग्रीमेंट था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हो गया कि अब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो गया? कि सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब इंपॉर्टेंट बात, सर यहां पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कई जगह वॉइड एग्रीमेंट को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोला हुआ है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड एग्रीमेंट बोला हुआ है, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना, भावनाओं को पकड़ना। ठीक है दर्जन, भावनाओं को पकड़ना। सर मैं भावनाओं को बहुत अच्छे से समझता हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। आप बोलोगे सर ये तो शुरुआत से गलत है, तो ये वॉइड एग्रीमेंट होना चाहिए, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्यों काम लिया? अरे ले लिया उन्होंने, इतनी उनकी भावना उस टाइम वैसी बह रही थी, तो कंफ्यूज मत होना। चलिए ये हो गई 2 चीज। अच्छा, ये जो मैंने अभी जो आपको बातें बताई है, ये जो सेक्शन 7 और सेक्शन 8 की बातें बताई है, सर ये किस कैसे टाइप्स ऑफ गुड्स के लिए एप्लीकेबल होगा?
सर ये ओनली स्पेसिफिक गुड्स के लिए एप्लीकेबल होगा। ये केवल गुड्स कौन कौन से होते हैं कि सर एग्जिस्टिंग गुड्स होते हैं, फ्यूचर गुड्स होते हैं, कंटिंजेंट गुड्स होते हैं, एग्जिस्टेंस में भी स्पेसिफिक गुड्स होते हैं, और स्पेसिफिक गुड्स के अलावा और बाकी दो कौन से होते हैं भाई आरुष मुंदड़ा? अनअसर्टेन्ड और असर्टेन्ड। बिल्कुल। तो अनअसर्टेन्ड और असर्टेन्ड के लिए नहीं होगा, फ्यूचर गुड्स के लिए नहीं होगा, कंटिंजेंट गुड्स के लिए नहीं होगा, केवल स्पेसिफिक गुड्स के लिए ये सेक्शन 7 और सेक्शन 8 लागू होगा। ठीक है, आओ समझ पढ़ते हैं और फिर और समझते हैं। ये एग्जाम में आने वाली चीज है सेक्शन 7 और सेक्शन 8। Goods perishing before making of the contract, section 7, where the contract of sale is made for the sale of specific goods, and when the contract was made, the goods have, without the knowledge of the seller, destroyed or so damaged before making of contract as not to answer to description in the contract, then the contract of sale is void. That is, agreement is void. ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया कि सर कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे उससे पहले ही गुड्स, जिस गुड्स की बात आप कर रहे थे वो स्पेसिफिक गुड्स इतना खराब हो गया कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट के डिस्क्रिप्शन से मेल खा ही नहीं सकता है, तो फिर देन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज वॉइड, दैट इज एग्रीमेंट इज वॉइड। ये एग्रीमेंट इज वॉइड इन्होंने कैसे लिखा है इसको, देन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज वॉइड। तुम कंफ्यूज हो जाओगे सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में, अरे नहीं शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है, लैंग्वेज यूज बस भावनाएं में बह गए ये लोग। ठीक है, सो गुड्स बिफोर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो स्पेसिफिक गुड्स जो हैं वो खराब हो गए। सर तो अब क्या, इसको एग्जाम्पल से समझो। बच्चे क्या करते हैं, एग्जामिनर फंसाने की कोशिश करता है, स्पेसिफिक की बजाय अनअसर्टेन गुड्स का सेम सिचुएशन दे दिया और फिर पूछा क्या होगा, और बच्चे खुशी खुशी वहां सेक्शन 7 मेंशन करके आ जाते हैं कि सर गुड्स तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले ही खत्म हो गए थे, इसलिए सर ये तो वॉइड एग्रीमेंट है एज पर सेक्शन। अरे बामड़ू, वो तुमको स्पेसिफिक और अनअसर्टेन में फंसा रहा है कि सर कैसे, आओ देखो, मान लो, समझना समझना, ये सेलर है, उसके गोदाम में 1000 बोरी ऑफ गेहूं पड़ा हुआ है। ठीक है, 1000 बोरी ऑफ गेहूं पड़ा हुआ है। बायर आया, माल वाल देखा, ठीक है, बायर ने कहा सेठ जी ये 100 बोरी एक बार अलग निकलवा के रखवाओ, 100 बोरी एक बार अलग निकलवा के रखवाओ, मैं इनके लिए आपसे कल कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा, अपन दोनों मंडी जाएंगे, मंडी में बैठ के कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। तो सेलर ने उसके कहने पे ये 100 बोरी 1000 में से निकाल के अलग रखवा लिए, जिनके लिए ये कल कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। सर ये स्पेसिफिक गुड्स हो गया या नहीं हो गया? ये स्पेसिफिक गुड्स हो गया कि हम इन्हीं 100 बोरियों की बात कर रहे हैं, हम बाकियों की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब समझना, सर ये दोनों मंडी में मिले और गेहूं के लिए ये जो 100 बोरी स्पेसिफिक गुड्स हैं इनके लिए बात करी कि सर कितने में बेचोगे, कि सर एक बोरी का 500 रुपया, ये बोला नहीं 400, ठीक है डन। ठीक है, सर कॉन्ट्रैक्ट आज बन रहा है, इन बेचारों को पता ही नहीं था कि ये 100 की 100 बोरी रात को जो बारिश आई उसमें पानी में डूब के खत्म हो गई है। तो सर अब सेक्शन 7 लागू होगा या नहीं होगा? हाँ सर, इसलिए होगा क्योंकि ये स्पेसिफिक गुड्स बन गए थे, इन्हीं 100 बोरियों की बात करी जा रही थी। ठीक है, तो अब सेक्शन 7 बन गया तो ये शुरुआत से कैसा एग्रीमेंट हो जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा, और वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा तो अब किसी को कुछ भी पूरा करने की जरूरत नहीं है। इसी सिचुएशन का इसी चीज का एग्जाम्पल का सेकेंड सिचुएशन इमेजिन करो कि सर सेलर के पास में 1000 बोरी गेहूं पड़ी थी, सारी की सारी यहीं पड़ी थी, बायर आया सैंपल देख लिया, बायर को पसंद आ गया, बोला कल अपन इसके लिए एग्रीमेंट बनाते हैं। ठीक है सर, अब सेलर और बायर बैठ के एग्रीमेंट बना रहे हैं मंडी में, इन बेचारों को पता ही नहीं कि रात को बारिश आई और उसमें पूरी की पूरी 1000 बोरी गेहूं खराब हो गया। ठीक है सर, क्या सेलर और बायर अभी जो एग्रीमेंट बना रहे हैं खरीदने के लिए, सर वो कैसे गुड्स के लिए बना रहे हैं, अनएसर्टेन्ड गुड्स के लिए बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं? यस सर। तो अब
अब समझना, ऊपर तो वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने क्या बोला था, स्पेसिफिक गुड्स के लिए था, ये वॉइड एग्रीमेंट हो गया, शुरुआत से गलत हो गया, किसी भी पार्टी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नीचे सर ये अनअसर्टेन गुड्स के लिए इन्होंने एग्रीमेंट बनाया, गुड्स यहाँ पर खराब हो गए, पर सर क्या स्पेसिफिकली बात करी गई थी कि कौन से 100 बोरी? नहीं। तो सर ये कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा। प्लीज लिसन, इस सेलर को कहीं और से इसी क्वालिटी की 100 बोरी गेहूं लाके देना पड़ेगा। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? यहां पर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट गुड्स अदर देन स्पेसिफिक गुड्स, फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अनअसर्टेन गुड्स, तो हमने स्पेसिफाई तो किया नहीं कि ये वाली 100 बोरी की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है? दर्जन हाथ नीचे कर, मैं पूरा समझाऊं उसके बाद में हाथ खड़ा करना, ठीक है? तो सर 100 बोरी गेहूं कौन सी, हमने उसकी बात नहीं करी है, तो हमें कहीं और से लाके देना होगा, ठीक है? वो एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा, शुरुआत से गलत नहीं होगा। गॉट द पॉइंट? ये सर, इसको एक और कंटेक्स्ट में देखो। सर दर्जन गया अपना Hyundai के शोरूम में, एक i10 कार इसने स्पेसिफिकली सेलेक्ट कर ली, जिसका चेसिस नंबर या कोई एक नंबर होता है ना गाड़ी पे, एक लगा हुआ होता है, वो वाली 10 i10 कार खड़ी थी यहाँ पर। उसमें से इसने एक स्पेसिफिक गाड़ी सेलेक्ट कर ली कि मैं तो ये वाली लूंगा, कल आके आपसे कॉन्ट्रैक्ट बन पूरा करता हूँ मैं। सर अगले दिन आया, दोनों अलग जगह मिल रहे थे, कार ओनर, कार शॉप ओनर और शोरूम ओनर, और 10 दिन पता ही नहीं था कि गाड़ी तो रात को यहाँ पर कुछ भूकंप आया, उसमें गाड़ी पूरी टूट टाट गई, जिस पे इसने हाथ रखा था ना वो वाली गाड़ी। सर ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले ये स्पेसिफिक गुड्स खत्म हो गया। सर कैसा एग्रीमेंट बन रहा है कि सर वॉइड एग्रीमेंट बन रहा है, ठीक है? यही सर 10 दिन कार शोरूम ओनर के पास में आया, बोला आपके गोदाम में 10 गाड़ियां खड़ी, मुझे कोई भी एक दे देना, आज बना रहा है। इन दोनों को पता नहीं है कि वो गुड्स जो है वो अर्थक्वेक आया रात को, उसमें सारे गुड्स टूट टाट गए हैं। पर सर क्या स्पेसिफिक गुड्स की बात हो रही है? नहीं सर, अनअसर्टेन गुड्स की बात हो रही है, ठीक है? उसमें फिर क्या ये रूल लगेगा एग्रीमेंट शुरुआत से वॉइड है? नहीं लगेगा सर, नहीं लगेगा। इस कार वाले को वापस कंपनी से कहीं और से मंगा के गाड़ी यहाँ पर सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर कि सर ये रूल जो है सेक्शन 7 और सेक्शन 8, ये केवल और केवल स्पेसिफिक गुड्स के लिए अप्लाई हो रहा है, ये बात भेजे में घुस गई तुम लोगों के? ये बात भेजे में घुस गई तुम लोगों के? यस सर, घुस गई। तो सर एक काम कीजिए, सेम लिंक पे वापस रीज्वाइन कीजिए।